हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला 2.0। इस वीडियो में हम लोग जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, जो कि तीन टाइप के थे, आपके ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। होमोजीनियस सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम निकाय। हम लोग हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सर्वांगसम निकाय बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसको हम लोग समझते हैं। तो होमोजेनियस सिस्टम होता क्या, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनीशन देखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में डिफिनीशन नोट करेंगे। मैं इसका पीडीएफ लिंक जो है बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपका पॉलिटेक्निक पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम जो है इसकी जो है पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो है क्या कि ए होमोजीनियस सिस्टम इज डिफाइंड एज द वन हुज केमिकल कंपोजिशन and physical properties are the same in all parts of the system। इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। ये होमोजीनियस सिस्टम मतलब एक सर्वांगसम निकाय इज डिफाइंड एज, इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि द हुज केमिकल कंपोजिशन, जिसका रासायनिक संगठन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और भौतिक गुण आर द सेम, एक समान होते हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के संपूर्ण भाग में एक समान होते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसका केमिकल कंपोजिशन तथा फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण पूरे सिस्टम के संपूर्ण भाग में एक समान रहता है, होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक बर्तन ले लीजिए, इसमें आप ले लीजिए H2O। इसमें क्या ले लीजिए आप? H2O। फिगर बनाना नहीं है, इसमें H2O ले लीजिए और इसमें जो है टेबल शुगर, इसमें क्या मिला लीजिए? टेबल शुगर, या टेबल शुगर को हम लोग खाने वाला चीनी बोलते हैं। टेबल शुगर मिला करके और क्या कर लीजिए? घोल बना लीजिए, मतलब शरबत बना लीजिए। इसको जब घोल को हम लोग क्या बोलेंगे? शरबत। हम लोग जनरली जो है ठंडे पानी में जो बनाते हैं, गर्मी के मौसम में पीते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। शरबत बना लिया। अब शरबत मान लीजिए इसमें 1 लीटर शरबत हमने बना लिया, तो मान लीजिए इससे 4 गिलास बन गए। तो 4 गिलास अगर हम लोग निकालेंगे बारी बारी से, खूब बढ़िया से मिला दिए चीनी, तो देखेंगे कि पूरे शरबत में जो मिठास होगा एक समान होगा। यानी कि पूरे शरबत के अंदर जो इसका रासायनिक संगठन है, मतलब जो आपका विलयन बन गया, वो रासायनिक संगठन हर जगह क्या एक समान है। तो हमारा नमक और पानी और चीनी का जो घोल होगा, ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में। हेट्रोजीनियस सिस्टम को हम लोग असर्वांगसम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? असर्वांगसम निकाय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असर्वांगसम निकाय बोल सकते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसको भी हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। तो इंग्लिश में पहले लिखा गया है कि ए सिस्टम दैट कंटेन्स, मतलब एक निकाय जो कि कंटेन्स मतलब अपने अंदर समाहित करता है वेरियस डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सिस्टम। हिंदी में इसको क्या समझेंगे? हिंदी में इसको आइए समझते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा सिस्टम जो विभिन्न पदार्थों अवस्थाओं, यानी कि दो अलग अलग पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे हमने ले लिया पानी, ले लिया और मान लीजिए हमने ले लिया सरसों का तेल। क्या ले लिया? सरसों का तेल। तो ये क्या हो गए? दो पदार्थ हो गए। अवस्थाएं एक हैं, लेकिन अवस्थाएं क्या है? पानी भी लिक्विड है, सरसों का तेल भी लिक्विड होगा। लेकिन दोनों देखने में अगर हम एक में मिक्स करें तो मिक्स नहीं होंगे। पानी आपका नीचे आ जाएगा, सरसों का तेल क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जो विभिन्न पदार्थों या अवस्थाओं, ये दो पदार्थ हो गए। अवस्थाएं जैसे आपका पानी हो गया, पानी का लिक्विड फॉर्म, मतलब कह सकते हैं वाटर प्लस आइस हो गया। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे दो अवस्थाएं होंगी, लेकिन आपका केमिकली एक ही है, H2O ही है। ऐसा सिस्टम जो विभिन्न पदार्थों या आबलिक अवस्थाओं से बना हो तथा उसे यांत्रिक विधि से अलग किया जा सके। तो ऐसा सिस्टम जो विभिन्न पदार्थों अवस्थाओं से बना हो तथा उसे यांत्रिक विधि से अलग किया जा सके, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, यानी कि आपका बर्फ़ और पानी का मिश्रण। ये आपका जो है, ये आपका SSC JEE में पूछा गया है। ये SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि
मिक्सचर मतलब इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो इसमें एक ऑप्शन आपका था मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा भी एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी गुण। तो ऊष्मागतिकी गुण होता क्या है, इसको हम लोग जो है समझते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इंग्लिश में पहले डिफिनीशन लिखा गया है, इंग्लिश में क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब ऊष्मागतिकी गुण, रिफर्स मतलब इंगित करता है टू द कैरेक्टरिस्टिक मतलब उन लक्षणों को इंगित करता है। देखिए रिफर्स मतलब होता है हिंदी, रिफर्स की हिंदी होता है इंगित करना। क्या होता है इंगित करना। धीरे धीरे ऐसे आप लोग भी इंग्लिश में नोट्स बना करके हिंदी में लिख लीजिएगा। और कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है लक्षण। सीखने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। विच कैन बी यूज्ड मतलब जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है वर्णन करना। द स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी कि ऊष्मागतिकी गुण व लक्षण होते हैं, ऊष्मागतिकी गुण व लक्षण होते हैं जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताते हैं, किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताते हैं। जैसे हिंदी में लोग देखें डिफिनीशन तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण है जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देता है। या हम लोग दूसरी डिफिनीशन भी कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होते हैं जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हैं या किसी सिस्टम की अवस्था को बताने के लिए जिन लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है उसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो तीन डिफिनीशन मैंने बताया। पहला क्या है कि जो लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण है जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देता है। दूसरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण होते हैं जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हैं, जो एक अवस्था को दूसरे अवस्था से अलग करते हैं। तीसरा किसी सिस्टम की अवस्था को बताने के लिए जिन लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमने ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम लोग आईसी इंजन है कोई, ये क्या है कोई आईसी इंजन हम बना रहे हैं। अब आईसी इंजन मान लीजिए बना रहे हैं तो आईसी इंजन का ये वाला हिस्सा जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है पिस्टन। ये आगे पीछे मोशन करता है। यहाँ पे होता है एक इनलेट वाल्व होता है। क्या होता है इनलेट वाल्व, हम IV से दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व, मतलब इनलेट वाल्व से फ्यूल अंदर आएगा, एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं क्या होता है बाहर निकलता है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये आपका है पिस्टन। ये आपका क्या है पिस्टन हो गया। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है पिस्टन, आगे पीछे गति करता है। और यहाँ से एक जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग राड, यहाँ से एक जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कनेक्टिंग राड, CONNECTING। कनेक्टिंग राड को हिंदी में बोलते हैं संयोजक दंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक दंड। आप लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन में, डिटेल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिस्टन को पिस्टन ही बोलते हैं। इससे ही जुड़ा होता है क्रैंक, इससे क्या जुड़ा होता है क्रैंक। अब ये क्रैंक जो होता है आपका रोटरी मोशन करता है। क्रैंक क्या रोटरी मोशन करता है ऐसे। और ये जो आपका कनेक्टिंग राड होता है ये कर्वीलिनियर मोशन करता है। और पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, पश्चाग्र गति। रोटरी मोशन मतलब घूर्णन गति, कर्वीलिनियर मोशन मतलब वक्रीय गति करता है आपका। अब अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके दो पोजीशन होते हैं। जो पिस्टन जिन दो पॉइंट के बीच में आपका मोशन करता है, डाटा डिस्क जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल इंजन दिखाए हैं तो इसको बोलते हैं IDC, इनर डेड सेंटर बोलते हैं। एक आपका होता है ODC, आउटर डेड सेंटर होता है ODC। अब पिस्टन इन्हीं के बीच में IDC और ODC के बीच में मोशन करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन स्ट्रोक। IDC और ODC के बीच में पिस्टन अगर एक बार आगे पीछे हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब आपका IDC से ODC गया, ODC से IDC गया तो उसको एक स्ट्रोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। तो अगर हम मान लें यहाँ पे, अगर हम मान लें कि एक बार हम माने V1 बराबर मान लीजिए हमने मान लिया कि 20 cc है। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके वॉल्यूम को दर्शाता है, आयतन को दर्शाता है। और V2 मान ले हमारा, मान ले 150 cc है। जैसे गाड़ी का इंजन जो होता है 100 cc, बाइक का इंजन 100 cc, 110 cc, 125 cc, 150 cc ऐसे आता है आपका। तो अगर हमारा 20 cc है तो जाहिर सी बात है पिस्टन जो हमारा IDC पर होगा तो हमारा क्या होगा 20 cc होगा। जब वही पिस्टन जो हमारा ODC पर आ जाएगा तो उस सिलेंडर के वॉल्यूम क्या हो जाएगा 150 cc हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो गई।
वॉल्यूम क्या हो गई, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर हमको V की वैल्यू पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि पिस्टन हमारा IDC पर होगा कि पिस्टन हमारा ODC पर होगा। यानी कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ये क्या कर रहा है, पिस्टन की दो अवस्थाओं IDC और ODC के बारे में जानकारी दे रहा है। ये जो हमारा वॉल्यूम है V1 और V2 के वैल्यू, तो हमारा किसके बारे में जानकारी दे रहा है कि पिस्टन हमारा IDC पे है कि पिस्टन हमारा ODC पे। ये पिस्टन की क्या हो गई, अवस्थाएं हो गई। तो ये हमारा पूरा ये हमारा जो IC इंजन है, IC इंजन मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, शॉर्ट में IC इंजन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। तो ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो इसकी अवस्था के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, V1 और V2 दे रहा है। तो यानी कि हमारा V1 और V2 क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो गया। और इसके बारे में अगर हमको जानकारी हो, वॉल्यूम के बारे में जानकारी हो, तो हम IC इंजन में जो पिस्टन हमारा लगा है इसकी अवस्था के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ से परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह लक्षण है जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में जानकारी देता है, या किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताने के लिए जिन लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके कुछ ही साइलेंट फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं। ये सब सिलेबस में नहीं, लेकिन हमने इंक्लूड कर दिया है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग अभी से थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने। तो पहला मतलब इसके फीचर्स क्या, फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई मोबाइल खरीदने गए दुकान पे, तो मोबाइल जब खरीदने जाते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है, तो पहले क्या देखते हैं, पहले उसका रैम देखते हैं। क्या देखते हैं, रैम कितने का है, 2 GB है, 3 GB, 4 GB है। फिर आप लोग रोम देखते हैं, यानी जो मेमोरी होता है उसका कि आपका 32 GB है, 64 GB, 128 GB है। इसके अलावा क्या आप लोग देखते हैं, इसके अलावा आप लोग देखते हैं कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, कैमरा कितने मेगापिक्सल। इसके बाद क्या देखते हैं, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सेल्फी कैमरा कितने का कैसा है, सेल्फी कैमरे की क्या क्वालिटी है, सेल्फी कैमरा कैसा आपका है, समझ रहे हैं नहीं। इसके अलावा देखते हैं इसके साथ और कौन चीज़ें मिलेंगी, मतलब चार्जर कैसा मिलेगा, कितने वाट का चार्जर मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देखते हैं ईयरफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे, ये तो ईयरफोन वगैरह एसेसरीज हो गए, चार्जर एसेसरीज हो गया। लेकिन आपका रैम जो हो गया, रोम जो हो गया, आपका जो है कैमरा जो हो गया, आपका प्रोसेसर जो हो गया, ये सब क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए। इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। तो हमको फीचर्स के बारे में जानना है कि हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होता है इसके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसी टाइप के जैसे मैंने मोबाइल में बताया। तो पहला है मेजरेबल करेक्टरिस्टिक, लिख सकते हैं इट इज मेजरेबल करेक्टरिस्टिक, मतलब यह मापने योग्य गुण है, मतलब विच डिफरेंशिएट्स वन सिस्टम टू अनदर, मतलब ये मापने योग्य गुण है, मतलब इसको हम लोग माप करके बता सकते हैं कि सिस्टम की अवस्थाओं के बारे में, जैसे हमने बताया IC इंजन में IDC और ODC के बारे में। तो यह एक मेजरेबल करेक्टरिस्टिक है, मतलब यह एक मापने योग्य लक्षण है। दूसरा जो है पॉइंट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, यह जो है बिंदु फलन होते हैं या अवस्था चर होते हैं, नॉट पथ फंक्शन, पथ फंक्शन नहीं होता। हमने नीचे जो है दोनों की डिफिनीशन भी लिख दिए हैं, पथ फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, कंपटीशन में आपका पूछा जाता है। अगला हमारा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगला हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब इसको हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे हमको डेल्टा V का मान निकालना है, तो डेल्टा V का मान निकालना है तो V2 - V1 कर देंगे तो हमको डेल्टा V का मान आ जाएगा। सीधे सीधे हम लोग घटा सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अगला है साइक्लिक इंटीग्रल dp = 0 वेयर p इज एनी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, सपोज कीजिए ये क्या है, इधर प्रेशर हमने बना दिया और इधर क्या बना दिया, वॉल्यूम। तो साइक्लिक इंटीग्रल dp, मान लीजिए हम अवस्था 1 पे थे और यहाँ से ऐसे घूमते हुए चले गए अवस्था 2 पे, इस रास्ते को फॉलो करती है अवस्था 2 पे आ गए, और फिर 2 से घूमते हुए आ गए अवस्था 1 पे आ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले जो प्रेशर का मान P था, मान लीजिए आपका है 2 बार है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर कितना है 2 बार है। तो यहाँ पे अगर हम लोग dp निकालें, dp चेंज इन प्रेशर है आपका, तो क्या होगा P2 - P1। तो आपका P1 की वैल्यू भी 2 है और P2 का मान भी यहाँ पे 1 2 का मतलब ये है, यहाँ पे 2 मत समझिएगा,
ये डेल्टा पी का मान मतलब चेंज इन प्रेशर का मान, पहले हम लोग 1 पे थे और घूम घाम के फिर 1 पे आ गए, तो डीपी का मान क्या होगा, 2 - 2 हो जाएगा यानी 0। यानी कि अगर हम पूरे साइकिल के दौरान जो चेंज इन प्रॉपर्टी का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यही मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब एक साइकिल पूरा करने पर, एक चक्कर पूरा करने पर जो किसी भी प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 4 इसके फीचर्स हो गए। पहला क्या हो गया, इट इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यह मापने योग्य गुण है। दूसरा है इट इज पॉइंट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, यह बिंदु फलन या अवस्था फलन होता है। तीसरा हमारा क्या, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। चौथा है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी पी = 0 वेयर पी इज प्रॉपर्टी, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल डी पी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगला हमको पढ़ना है पॉइंट फंक्शन और पथ फंक्शन। पढ़ के हम लोग जो है इसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो दैट सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट टू हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉइंट फंक्शन। मैंने हिंदी में परिभाषा नहीं लिखा, हिंदी में लिख सकते हैं कि दैट सिस्टम मतलब वह है निकाय विच इज इंडिपेंडेंट टू हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, मतलब वह निकाय जो सिस्टम की हिस्ट्री से स्वतंत्र होता है उसे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। पॉइंट फंक्शन को स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। पॉइंट फंक्शन बोलिए, स्टेट फंक्शन बोलिए, वह निकाय जो सिस्टम की हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। इसमें जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होंगे सारे पॉइंट फंक्शन हो जाएंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ETC। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमें यही ले लिया प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हमने ले लिया, एग्जाम्पल की तरफ पे समझा रहे हैं, नोट नहीं करना है। तो अगर हम लोग ले लें, तो मान लीजिए अगर हम लोग पॉइंट 1 पे हैं और यहाँ पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट 1 पे प्रेशर का मान, 1 पे प्रेशर का मान लीजिए P1 है और 2 पे प्रेशर का मान लीजिए P2 है। तो अगर हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, मतलब 1A1 से जा सकते हैं, ऐसे हम लोग इस रास्ते से भी जा सकते हैं, 1B2 से भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी हमारा कोई रास्ता हो सकता है या और भी कोई रास्ता हो सकता है। तो जो हमारा रास्ता है यही हिस्ट्री ऑफ सिस्टम हो गया। तो हम 1 से 2 पॉइंट पे चाहे जिस रास्ते से जाएंगे, तो 2 पॉइंट पे अगर पहुंच गए हैं तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगा P2 होगा, यानी P2 के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि जब हम 1 से 2 पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर का मान है या वॉल्यूम का मान है वो इस रास्ते पे निर्भर नहीं कर रहा है। मतलब इस रास्ते का मतलब क्या, 1A2 पे या 1B2 पे निर्भर नहीं कर रहा है, रास्ते से स्वतंत्र है, यानी सिस्टम की हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉइंट फंक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा, पॉइंट फंक्शन होगा। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, अभी एग्जाम्पल आगे नीचे पढ़ेंगे, सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं या स्टेट फंक्शन होते हैं। और पथ फंक्शन क्या होता है, दैट सिस्टम विच डिपेंडेंट टू हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज पथ फंक्शन, मतलब वह सिस्टम जो सिस्टम की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पथ फंक्शन कहते हैं। जैसे हम यही एग्जाम्पल लें, तो जैसे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने पॉइंट 1 ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए हमने पॉइंट 2 ले लिया। अब हम एक रास्ते से यहाँ से जा रहे हैं, हम 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 किस रास्ते को फॉलो करते जा रहे हैं, 1A2 को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और फिर दूसरा 2 पे हम लोग आ रहे हैं, तो मान लीजिए आ रहे हैं B रास्ते से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, 1B2। तो अगर हम लोग 1 से आ रहे हैं तो ये हमारा 1A2 का जो ये घिरा हुआ एरिया होगा, PV डायग्राम का घिरा हुआ एरिया वर्क देता है। PV डायग्राम पे घिरा हुआ एरिया क्या देता है, वर्क देता है। तो हमारा वर्क ये होगा। लेकिन हम लोग अगर इस रास्ते से फॉलो करते हुए आते हैं तो हमारा वर्क वाला एरिया क्या होगा, तो हमारा एरिया ये होगा, ये एरिया हमारा वर्क के बराबर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग 1A2 से जा रहे हैं तो एरिया का मान दूसरा है, 1B2 से जा रहे हैं तो एरिया का मान दूसरा है। और ये जो घिरा हुआ एरिया होगा यही क्या होगा, वर्क होगा। यानी कि अगर अलग अलग रास्ते से हम पॉइंट 2 पे पहुँच रहे हैं तो हमारा वर्क की वैल्यू क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। ऐसे TH डायग्राम बनाएंगे तो TH डायग्राम पे घिरा हुआ एरिया हीट देता है। आप लोग हो सकता है इंटरमीडिएट फिजिक्स में पढ़े हों। तो हीट और वर्क 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, पथ फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो पथ फंक्शन जो होता है आपका प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो हीट और वर्क जो होते हैं पथ फंक्शन के एग्जाम्पल होते हैं और ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं आपकी। अब हमको पढ़ना है कि हमारे जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करें 2 टाइप का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहला
और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको लोग बोलते हैं हिंदी मात्रा सापेक्ष गुण और इंटेंसिव को बोलते हैं मात्रा निरपेक्ष गुण। तो डिपेंड अपान जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डिपेंड अपान साइज या मास, ये जो होता है मास मतलब द्रव्यमान या साइज पर निर्भर करता है। और जो हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे आई एन लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे इंटेंसिव रहेगा INTENSIV। तो जो हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वह डू नॉट डिपेंड अपान साइज, ये जो है साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता है, यह साइज और मास पे डिपेंड नहीं। नीचे परिभाषा लिखी हुई है। तो एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार या साइज, और साइज का मतलब होता है मास। तो एक्सटेंसिव जो है, एक्सटेंसिव में एक्सटेंट वर्ड से बना हुआ है, यानी ये एक्सटेंट मतलब क्या हो गया, मास हो गया। तो जो मास पर निर्भर करता है वो हमारा एक्सटेंसिव होता है, जो मास पर निर्भर नहीं करता वो हमारा इंटेंसिव होता है। तो दैट प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट अपॉन मास इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि वह प्रॉपर्टी जो मास पर, हिंदी में बोलेंगे वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करता है उसे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मास, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब जो हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो दैट प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौन एक्सटेंसिव होगा कौन इंटेंसिव होगा। तो आपको याद करने का तरीका यही है कि आपका एक्सटेंट वर्ड याद कर लीजिए। एक्सटेंट मतलब क्या होता है, एक्सटेंट मतलब हो गया मास हो गया। तो जो एक्सटेंसिव होगा वो एक्सटेंट पर डिपेंड करेगा, यानी मास पर डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंट पर डिपेंड करता है, विस्तार पर डिपेंड करता है, यानी कि मास पर डिपेंड करता है, तो आपका एक्सटेंसिव हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वह प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मान लीजिए स्टील है 100 किलोग्राम का है, मान लीजिए 100 kg का आपके पास क्या स्टील है। तो अगर 1 kg का उसमें से टुकड़ा निकालेंगे तो उसका भी डेंसिटी वही होगा जो आपका क्या होगा 100 किलोग्राम वाले का रहेगा। या आपके पास मान लीजिए तालाब में पानी है, उसमें से चाहे आप 1 बाल्टी पानी निकालिए चाहे आप जो है 1 गिलास पानी निकालिए, तो जो तालाब का आपका वाटर होगा उसका डेंसिटी 1 गिलास वाले का भी वही होगा और 1 बाल्टी वाले का भी वही होगा, पूरे तालाब के पानी का भी आपका डेंसिटी वही होगा। यानी कि ये क्या है, ये मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा, मास पर डिपेंड नहीं करता। ये प्रेशर जैसे आपका टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कमरा है, कोई कमरा है, अगर इसको कमरे को हम 4 भागों में बांट दिए, कमरे को 4 भागों में बांट दिया तो देखेंगे जो पूरे कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था तो वही अलग अलग भाग का टेम्परेचर भी वही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी हमने साइज इसका छोटा कर दिया, एक्सटेंड छोटा कर दिया, 4 भागों में बांट दिया, तब भी टेम्परेचर आपका वही है। लेकिन अगर यही वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम, अगर पूरे कमरे का वॉल्यूम मान लीजिए पूरा कमरा, तो वॉल्यूम अगर 4 भागों में बांट दिए तो पूरे भाग का जो वॉल्यूम होगा वो अलग अलग भाग के योगफल के बराबर होगा। यानी V का मान क्या होगा, V1 + V2 + V3 और प्लस V4 के ऊपर के, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। लेकिन टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो नोट आपको क्या जानना है, ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, मतलब ऐसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसके आगे आपका स्पेसिफिक वर्ड लग जाए, जिस भी वर्ड के आगे स्पेसिफिक वर्ड लग जाए वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, वो आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, जिसके आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्सटेंसिव के, जैसे आपका एक्सटेंसिव यहाँ पे है, यहाँ पे इंटेंसिव है। तो टोटल प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होता है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है इंटेंसिव। तो जैसे हम लोग बात करें एनर्जी की, एनर्जी को हम लोग ई से दर्शाते हैं, यूनिट इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है, किलो जूल होता है। और अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की 1 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया तो स्मॉल ई से दर्शाएंगे, कैपिटल E/m होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो इंटेंसिव हो जाएगा। ऐसे एंथैल्पी इसका मात्रक भी किलो जूल होता है, एच से दर्शाते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल एच से दर्शाएंगे, कैपिटल H/m। ये भी 1 किलो जूल के लिए हो गया, 1 किलोग्राम के लिए हो गया, तो किलो जूल पर केजी यूनिट हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, इंटेंसिव हो जाएगा। ऐसे आपका इंटरनल एनर्जी का भी मात्रक किलो जूल होता है
और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कर देंगे तो स्मॉल यू बराबर यू बाई एम, तो किलो जूल पर केजी मात्रक होगा। ये भी आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ऐसे ही आपका एंट्रापी है, एंट्रापी को हम लोग एस से दर्शाते हैं, इसका भी मात्रक क्या होगा, किलो जूल पर केल्विन होता है। और स्पेसिफिक एंथैल्पी आपका आ गया, स्मॉल एस बराबर क्या होगा, कैपिटल एस बाई एम हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक वाला क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे आपका वॉल्यूम हो गया, इसका मात्रक मीटर क्यूब हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो कैपिटल वी बाई एम हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए जो भी प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा वो आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सभी क्या होंगे, इंटेंसिव होंगे, INTENSIV, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका होगा सभी। तो ये आपका ये प्रॉपर्टी वाला टॉपिक कवर हो गया। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।